ये वाक्य है, वाक्य से संबंधित इसके परिभाषा और इसके भेद सब कुछ अच्छे से देखते हैं एक ही बार में। एक ही वीडियो में ये सभी भेदों को मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपको और वीडियोस में ना भटकना पड़े। एक ही वीडियो में सभी इसके भेद एक बार में समझ आ जाए। तो वाक्य के भेद हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विश्लेषण, संश्लेषण और रूपांतर। ये भेद है इसके। अब इसको अलग अलग से समझ लेते हैं कि सरल वाक्य वो है जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य की एक पहचान होती है कि इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सबसे ही आसान तरीका है कि जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है वह सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब है कि दो वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और इसकी पहचान ये होती है संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं और इसमें दो मुख्य क्रियाएं होती है। इसमें दो वाक्य हैं तो दो क्रियाएं भी होंगी। तो दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अवयव से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब है कि एक वाक्य है लेकिन दो वाक्यों को किसी एक शब्द में ने जोड़ रखा है और इसकी परिभाषा ये इसकी पहचान ये होती है कि इसमें दो क्रियाएं होती हैं। जब दो वाक्य होंगे तो दो क्रियाएं तो होंगी है ना। और ये आगे देखते हैं मिश्र वाक्य क्या कहता है। मिश्र का मतलब भी है कि दो वाक्य हैं लेकिन दोनों का मिश्रित भाव एक दूसरे में नजर आ रहा है। इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं, इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं। ये चाहे इसमें लिखा है या नहीं बता रही हूँ मैं कि इसमें भी दो क्रियाएं होती है, इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं। लेकिन क्या भिन्नता क्या होती है वो देख लेते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौड़ हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ये मिश्र वाक्य का मतलब है कि दोनों के भाव एक दूसरे वाक्यों में मिश्रित भाव प्रकट कर रहे होते हैं और इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब और तब या फिर यहाँ वहाँ इस तरह से योजक युग्म वाले शब्द जुड़े होते हैं। जैसे जब मैं बाहर निकला तभी ओले पड़ने लगे या जब मैं स्कूल गया तब मामा जी आ गए। इस तरह के शब्द जब और तब के साथ जुड़े होते हैं, मिश्रित भाव दोनों में प्रकट हो रहा होता है, वो मिश्रित वाक्य। और जहाँ दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं लेकिन किसी एक संयोजक शब्द से वो जुड़े होते हैं, जैसे और, इसलिए, तथा, कदापि, क्योंकि, इस तरह के शब्दों से ये जुड़े होते हैं, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। अब आगे देखते हैं विश्लेषण। विश्लेषण क्या कहते हैं? वाक्य के अंगों को पृथक पृथक करके उनके आपसी संबंधों का विश्लेषण करना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। वाक्य के अंगों, विश्लेषण का मतलब ये है कि अलग अलग परिचय देना किसी भी शब्द का। तो यहाँ पे क्या, वाक्य के अंगों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग करके उनके आपसी संबंधों का विश्लेषण करना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। इसे वाक्य विग्रह भी कहा जाता है। इसे वाक्य विग्रह भी कहा जाता है। विग्रह का मतलब है अलग करना, है ना। इसके बाद देखते हैं संश्लेषण। ये है विश्लेषण और ये है संश्लेषण। संश्लेषण क्या है, ध्यान से देखिए, शब्दों की ओर ध्यान दें। संश्लेषण का अर्थ है मिलाकर एक करना। यहाँ पे विश्लेषण का था कि वाक्यों के अंगों को अलग अलग करना, पृथक पृथक करना। यहाँ पे संश्लेषण यानी कि मिलाकर के, संश्लेषण का अर्थ है कि मिलाकर एक करना। यह विश्लेषण का ठीक विपरीत होता है। संश्लेषण में अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में गूंथना होता है। जहां सब शब्दों को मिलाकर एक वाक्य में बनाया जाए, एक वाक्य में पिरोया जाता है, उसे संश्लेषण कहते हैं। और जहां वाक्यों को अलग अलग अंगों को अलग अलग करके उनके बारे में बताना, वो विश्लेषण होता है। अब यहाँ रूपांतर देख लें। रूपांतर क्या है? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों से, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन या फिर वाक्य रूपांतर होता है। वाक्य रूपांतर का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ट्रांसलेट करना, यानी कि दूसरी भाषा में परिवर्तित करना या सरल भाषा में बनाना। तो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना, यानी जैसे हिंदी से इंग्लिश में बनाना या हिंदी से संस्कृत में बदलना, या फिर शुद्ध हिंदी के शब्द हैं उसको सरल भाषा में, सरल भाषा का इस्तेमाल करके दूसरे वाक्य बनाना। इस तरह का जो होता है कार्य वो रूपांतर में आता है।
अब इनके उदाहरण भी देख लें कि इनके सरल वाक्य के उदाहरण देख लें। जैसे विनय पुस्तक पढ़ता है, सरल वाक्य का उदाहरण जैसे विनय पुस्तक पढ़ता है। विनय, इसमें था कि एक सरल वाक्य होता है और इसमें एक मुख्य क्रिया होती है। इसका उदाहरण विनय पुस्तक पढ़ता है, एक उद्देश्य समीर। इसमें इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक उद्देश्य जो कर्ता, जो सब्जेक्ट होता है, जिसको हम कर्ता का नाम देते हैं, उसको उद्देश्य बोलते हैं। समीर, सागर और कुसुम आ गए। यहाँ पे समीर, सागर और कुसुम ये कर्ता का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको हमने उद्देश्य में रखा। और बाकी का जो शेष भाग होता है उसको हम विधेय, कुसुम तक तो ये तो हो गए उद्देश्य, और आ गए हैं बाकी शेष भाग जो होता है उसको हम विधेय में जानते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश का वाक्य लें तो उसमें सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट होता है, इसी तरह से यहाँ पे उद्देश्य और विधेय होता है। आगे दूसरा भी देख लेते हैं उदाहरण। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। अब ये तो हो गया, क्योंकि और है, और का मतलब है कि ये दो वाक्य हैं, और आई और चली गई ये दो क्रियाएं भी हैं, और इस और शब्द ने इन दोनों वाक्यों को एक कर दिया है। तो यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य, अगर और हटा भी दे तो दो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे। तो जहाँ दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं वहाँ हमने पढ़ा था कि संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पे दो क्रियाएं हैं लेकिन संयोजक शब्द और ने इसे दो वाक्यों को एक कर दिया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। अब अगर परंतु हटा दे तब भी सत्य बोलो एक वाक्य हो गया, कटु सत्य ना बोलो दूसरा वाक्य होगा। दो अलग अलग वाक्यों को हमने परंतु जैसे संयोजक शब्द से जोड़ दिया है, यानी दो सरल वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को इस एक संयोजक शब्द से एक कर दिया है। अलग अलग देखें तो बोलो एक क्रिया आई है और बोलो दोनों की अलग अलग क्रियाएं आई है, यानी कि ये संयुक्त वाक्य हो गया। आप चाय पिएंगे या कॉफी, यहाँ पर भी आप चाय पिएंगे या फिर कॉफी पिएंगे। अब दोनों या को हमने यहाँ पर या को इसमें संयोजक शब्द के रूप में शो किया, और या शब्द ने दोनों वाक्यों को एक कर दिया। हालांकि शॉर्टकट में लिखा आप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, इस तरह से शब्द बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा वाक्य भी अगर आ जाए तो आप ये समझे कि ये दो वाक्य हैं, ये या संयोजक लगा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया। चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ चुपचाप बैठो एक वाक्य, बैठो क्रिया भी है और चले जाओ ये भी क्रिया है। और या यहाँ पर भी या जैसे संयोजक शब्द ने दो वाक्यों को एक कर दिया, इसलिए ये भी संयोजक वाक्य हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य का उदाहरण देख लेते हैं। मिश्र वाक्य कह रहा है कि उदाहरण है, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। अब मैंने एक घड़ी खरीदी जो ने बताया कि दोनों के मिश्रित भाव, दोनों वाक्य जो है स्वतंत्र नहीं है। मैंने एक घड़ी खरीदी जो शब्द को बता रहा है कि इसका भाव इसमें प्रकट हो रहा है और इसका भाव इसमें, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए जहाँ पर ऐसा भाव प्रकट होता है जहाँ दोनों वाक्य एक दूसरे पर मिश्रित भाव प्रकट कर रहे होते हैं, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। यहाँ पे जो शब्द ने, मैंने यहाँ पे वह छुपा, मैंने वह घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, तो यानी मिश्रित भाव हो रहा है और मिश्रित शब्द लगे हुए हैं। अध्यापक ने बताया कि कल छुट्टी, जहाँ कि लगा होता है वहाँ पर भी अध्यापक ने यह बताया। अब यहाँ पे यह छिपा हुआ है, अध्यापक ने यह बताया कि कल छुट्टी है। अब यहाँ पे भी दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, एक मिश्रित भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी मिश्र वाक्य हो गया। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ यदि लगा, यदि और तो जैसे शब्दों ने मिश्र भाव प्रकट कर दिया और इसके कारण यहाँ पर मिश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्य है। और दो क्रियाएं भी आई हुई हैं, हुई और नष्ट हो जाएगी, ये दो क्रियाएं हैं। लेकिन इस यदि और तो जैसे योजक शब्दों ने वाक्य में मिश्रित भाव प्रकट किया, इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो गए। अब आगे देखो ये विश्लेषण का उदाहरण हम देखते हैं। विश्लेषण का उदाहरण है, विनय पुस्तक पढ़ता है। एक है उद्देश्य, समीर
सागर और कुसुम आ गए, 3 उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर जो है विश्लेषण करते हुए हमने ये बता दिया कि समीर, सागर और कुसुम जो है ये उद्देश्य हैं और जो इन शब्दों को अलग से विश्लेषण किया गया है, इसलिए ये विश्लेषण शब्द विश्लेषण वाक्य हो गया। अब संश्लेषण को देखें। संश्लेषण में बताया गया था कि वाक्य को एक कर दिया जाता, सभी अर्थ को मिलाकर एक कर दिया जाता। अब इसका उदाहरण भी देख लें, जैसे वहाँ एक गांव था, वह गांव छोटा सा था, उसके चारों ओर जंगल था। अब इस तरह से एक कहानी सी लग रही है तीनों वाक्यों को, लेकिन तीनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य कैसे बनाया। वहाँ एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। अब ये संश्लिष्ट हो गया, यानी 3 वाक्यों को एक कर दिया। वहाँ एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था, ये तीनों वाक्यों का एक वाक्य बन गया, इसलिए ये संश्लिष्ट वाक्य हो गया। क्लियर है। अब आगे देखिए रूपांतर। रूपांतर का मतलब है कि एक वाक्य को किसी और रूप में पेश करना, किसी और भाषा में प्रकट करना या किसी और तरीके से प्रकट करना। तो ये कैसे, उदाहरण देखें। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। साधारण वाक्य श्याम आकर चला गया। और संयुक्त वाक्य कैसे होगा, श्याम आया और चला गया। अब इस एक वाक्य को 2 वाक्यों में रूपांतरित कर दिया, बदल दिया, है ना। तो 2 वाक्यों में बदल दिया, इसलिए ये रूपांतर हो गया। रूपांतर का मतलब है कि थोड़ा सा बदलाव करके उसी वाक्य में थोड़ा चेंज लाकर उसके पेश करना, तो ये रूपांतर हो गया। इस तरह से हमने वाक्य के बारे में आज हमने सीखा। वाक्य क्या है, वाक्य के भेद क्या है, इसके उदाहरण क्या है। एक बार में सारा चैप्टर हमने अच्छे से सीख लिया, तो इसको भी आप इनके वाक्यों के और उदाहरण लें, उनका अभ्यास करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई दुविधा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये चैप्टर कितना अच्छा लगा, कितना समझ आया। अगर नहीं समझ आए तो भी लिखें, और मुझे लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आए, ताकि मैं और अच्छे से समझाऊं या फिर नया टॉपिक लूं। तो इस तरह से आज हमने वाक्य को कंप्लीट कर लिया एक ही शॉट में, और अब आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में चलते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से, बाय बाय।